ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें हमने क्या देखा है कि फोर्स इज directly proportional to the product of the masses as well as it is inversely proportional to the square of the distance between them. That's why it is known as inverse square law. It is well known as inverse square law. It is known as inverse square law. अब इसके बारे में देखना है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें क्या खासियत है? ग्रेविटेशनल फोर्स में खासियत कि it do not depends on the medium. पहले ही बताया होगा, it do not depends on the medium. So make the point, do not depends on the medium. लेकिन आगे जब पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो दैट इज द मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। उसमें क्या आएगा, जब मीडियम चेंज करेगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज कर जाएगा। यहाँ पे मीडियम कुछ भी रखो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का निकालो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का निकालो, या फिर टू स्टार्स के बीच का निकालो, या टू प्लैनेट्स के बीच का निकालो, वन स्टार वन प्लैनेट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का निकालेंगे, द फोर्स की फॉर्मूला यही आने वाला है सबके लिए। जी की वैल्यू भी सबके साथ यही रहना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी? डू नॉट डिपेंड, डू नॉट depend on the medium. Number 2, valid for all type of body. बड़े से बड़े बॉडी हो या छोटे से बॉडी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके लिए सेम वैलिड है। And what is the value of the G? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन। यूनिट बोली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सॉरी, केजी स्क्वायर, यस। ठीक है, ओके। डन, ओके। हमें इस चैप्टर में खासतौर पे डिस्कस करना है कुछ वेक्टर क्वांटिटी को लेकर के और कुछ स्केलर क्वांटिटी को लेकर के। कौन कौन सी है हमें डिस्कस करना है इसमें? फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ये दोनों वेक्टर टीम में आ रहा है भाई, और ये दोनों स्केलर टीम में आ रहा है। स्केलर कौन कौन है? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। वेक्टर कौन कौन सा है? फोर्स एंड फील्ड। ओके, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो समझ में आ रहा है। कैसा फोर्स है भाई? इट इज द सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स व्हाट? The direction of the force is always along the line joining the centers. बहुत ही काम का है लाइन, है ना? मतलब आप कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स है तो आप नहीं बोल सकते हो कि ऐसे भी रहता ना फोर्स, ऐसे तब भी उसको बोल सकते हैं चलो अट्रैक्टिव है, लेकिन ऐसे नहीं है। किधर है? ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। इट इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। इट इज ऑलवेज अ सेंट्रल फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव, never repulsive, always attractive. तो फोर्स कैसा आ रहा है इसमें? ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव। फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। तो फील्ड कैसा है? ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। फॉर वन सिंगल बॉडी की बात जब करते हैं, ओके। पोटेंशियल ऑलवेज द नेगेटिव पोटेंशियल, and potential energy the negative potential energy. Always negative potential energy, always negative potential energy. पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में पॉसिबल नहीं होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में पॉसिबल नहीं होता है। मतलब मास प्रोपर्टी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। कभी जब भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, या फिर जीरो हो सकता है। नेगेटिव एंड जीरो, तो नेगेटिव एंड जीरो मैं बताऊंगा सब कुछ। पहले तो ये सब बात देखें।
नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो, नेवर पॉजिटिव। अभी क्या पॉजिटिव क्यों नहीं होंगे मैं बताऊंगा सब कुछ, इसी पे तो डिस्कशन करना है हमें, ठीक है। ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव जब अट्रैक्टिव होगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब अट्रैक्टिव होगा तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, नेगेटिव। फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड बॉन्ड सिस्टम। कैसा होता है सिस्टम, बॉन्ड सिस्टम। बॉन्ड सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। बॉन्ड सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि उसमें 1/2 mv² होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। Kinetic energy is always positive, but potential energy can be negative, can be positive, can be zero. लेकिन gravitational potential energy is always negative. Potential energy और भी कई चीजों, चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, आगे पढ़ेंगे चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन मास की वजह से, मास प्रॉपर्टी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। क्लियर है? ओके, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, इन सब चीजों पर डिस्कस करना है कि नेगेटिव एंड जीरो का वर्ड नोट कीजिए फास्ट। हम एक एक करके सबको डिटेल करना है। हमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को समझना है, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। 4 फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे तरीके से समझना है। अब एक एक करके हमें सभी को समझना है। तो पहला नंबर किसका भाई, फोर्स का। अब हमने फोर्स में सिर्फ देखा है कि फोर्स कैसा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला हमने देखा। क्या देखा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू product of the masses inversely proportional to the square of the distance between them. The full value is g m1 m2 divided by r square. g की जो वैल्यू होती है हर जगह पे फिक्स है, वैल्यू कितना है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, चाहे मीडियम कुछ भी हो, वाटर हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, वैक्यूम हो, कहीं भी हो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ओके, हर तरह की बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला वही होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हो, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो, या प्लेनेट और स्टार के बीच में हो, या 2 प्लैनेट्स के बीच में हो, या सैटेलाइट्स के बीच में हो, या किसी एक प्लेनेट और किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में हो, छोटा सा पेन की हो, सभी जगह फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम ही होता है, g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। हमने देखा कि इन जो 4 फिजिकल क्वांटिटी है इसमें फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होता है, फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जो फील्ड होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी होता है। जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है या फिर जीरो हो सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नहीं होता है। अगर पॉजिटिव होता तो फोर्स रिपल्सिव होता, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता तो फोर्स कैसा होता, रिपल्सिव होता है। लेकिन चूंकि फोर्स रिपल्सिव नहीं होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इससे पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। जो सिस्टम होता है जिस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो, तो किसी बॉडी, जैसे कोई बॉडी है, जैसे बॉडी है, इस बॉडी को हमने यहाँ से रिलीज कर दूंगा तो किधर जाने वाला है, तो अर्थ की तरफ जाता है ना। अगर ये इधर नहीं आता, मैं किसी एक ऐसे स्पीड से इसको थ्रो कर दूं कि वापस अर्थ पे नहीं आए, तो इसका मतलब है कि हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आगे हम देखेंगे उसके एस्केप स्पीड के बारे में। तो इन सब चीज को डिस्कस करना हो तो हमें एक एक करके पहले 4 फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं, और भी फोर्सेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक से अधिक 2 से अधिक बॉडी हो तब वहां पे फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीजों को देखते हैं। तो हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, पहले देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन जो टर्म है ना, इसका मतलब होता है वेक्टर समेशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, वेक्टर समेशन। ओके, इट इज अ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, या यूं कह ले कि व्हेनेवर देयर इज अ टर्म सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि यू हैव टू अप्लाई द वेक्टर एडिशन, यू हैव टू अप्लाई द वेक्टर एडिशन, दिस वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्सेस। तो ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करना है कब, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के जगह पे। मतलब फोर्सेस तो ऑब्वियसली दो, फोर्सेस होने के लिए कितने ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, 2 ऑब्जेक्ट, मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है, एक ऑब्जेक्ट ने
दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना। होता ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट ने अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं फील्ड। जैसे इसने अपना क्या कर दिया, फील्ड क्रिएट कर दिया, और उसके क्रिएटेड फील्ड में जब कोई आ जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। वैसे इसकी बारी, इसने भी अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया, एक इन्फ्लुएंस रीजन क्रिएट कर लिया। उस इन्फ्लुएंस रीजन को क्या बोलते हैं, फील्ड क्रिएट करना। तो जब इसके बनाए हुए फील्ड में ये आ जाएगा तो इस पे फोर्स लगेगा। तो एक्चुअली हर बॉडी अपना अपना फील्ड क्रिएट करता है। इस बॉडी का भी एक अपना फील्ड है, इस बॉडी का भी एक अपना फील्ड है। जैसे अर्थ का एक अपना फील्ड है, हमें मालूम है। हम सब देखो, ये बॉडी इतना छोटा है, इसके मास इतने कम है कि हम इसके फील्ड को समझ नहीं पाते, हम इसको फील्ड को विजुलाइज नहीं कर पाते। लेकिन अर्थ इतना मासिव बॉडी है कि इसकी इतना ह्यूज फील्ड का क्रिएशन है, वैल्यू इतना ज्यादा है कि हम अर्थ के फील्ड को समझ पाते हैं। हमें मालूम है कि हम इस बॉडी को जब मैं यहाँ पे रिलीज करूंगा तो ये अर्थ के फील्ड में है। किसके फील्ड में भाई, अर्थ। तो अर्थ इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगी। इसी कंसेप्ट को मैं उल्टा कर दूं कि अगर इसका भी एक अपना फील्ड होता, जो कि है, तो अर्थ भी और अर्थ को रिलीज कर दूं, इनफैक्ट अर्थ रिलीज है छोटा हुआ, तो अर्थ भी इसकी तरफ मूव करेगा। थ्योरेटिकली दोनों ही जब हम रिलीज करते हैं ना, तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करता है, पेन भी और अर्थ भी, पेन भी और अर्थ भी। अर्थ लेकिन हमें जाता हुआ कौन सा दिखता है, पेन जाता है, क्योंकि हम चूंकि अर्थ के फ्रेम पे हम भी बैठे हुए हैं, तो हम अर्थ को नहीं देख पाते हैं या अर्थ की चेंजेस को नहीं देख पाते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली क्या होता है, अर्थ भी अपने लोकेशन से थोड़ा सा शिफ्ट होता है, लेकिन कहाँ तक जाता है, अपने सेंटर ऑफ मास तक। लेकिन चूंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसका मास काफी कम है, तो डिस्टेंस काफी नेग्लेजिबल होता है, काफी कम डिस्टेंस होता है। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट विजिबल टू अस, दैट कैन नॉट बी फेल्ट। ओके, तो हम देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कैसे देखना है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस भाई? तो हमारे पास टू फोर्सेस हैं, तो हमने देख लिया। थ्री सिस्टम के लिए देखना है। ओके, तो अगर हमारे पास थ्री सिस्टम है, एक पार्टिकल है m1, दूसरा पार्टिकल है m2, तीसरा पार्टिकल है m3, इनके बीच का जो डिस्टेंसेस है वो सिंपलिसिटी के लिए हम एक सिंपल डिस्टेंस रख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया और सभी का डिस्टेंस हमने एक जैसा रख लिया, है ना। तो हमने पहला ले लिया है थ्री पार्टिकल सिस्टम। नंबर एक, थ्री पार्टिकल सिस्टम, थ्री पार्टिकल सिस्टम। सबको हमने पहले पार्टिकल बना देते हैं। We have to find the net force. Net force निकालना ही सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स होता है। तो नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ देम, नेट फोर्स ऑन m1 लिख लेते हैं। तो बाई किसकी वजह से भाई, m2 एंड m3। तो भाई इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है, पहला सेंट्रल फोर्स का। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। तो हमने सेंटर टू सेंटर ही तो लाइन ज्वाइन किया है यहाँ पे सबका, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग फोर्सेस मिलने वाले हैं। m1 पे हमें देखना है नेट फोर्स ऑन m1। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि m2 पे नेट फोर्स क्या होगा या m3 पे नेट फोर्स क्या होगा। हमने पहले देख लेते हैं m1 पे नेट फोर्स क्या होगा। m1 पे नेट फोर्स किसकी वजह से, m2 की वजह से। कैसा फोर्स है मालूम है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो भाई ऐसे होने, और किसके अलॉन्ग होना है, अलॉन्ग द लाइन, तो बस हो गया। अच्छा, इसने m3 ने इस पे फोर्स किधर लगा दिया, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है ऐसे। भाई इसको आपने क्या बोल देना है, इसको F2 बोल दो, और इसको क्या बोल देना है, F3 बोल दो। थर्ड बॉडी की वजह से है, सेकेंड बॉडी की वजह से है, F2 बोल दिया। ओके, देन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, दिस इज द वेक्टर समेशन। ओके, नेट फोर्स यहाँ पे F नेट की वैल्यू क्या आने वाला है, it is the vector sum of F2 and F3. This is called superposition of forces. Vector addition is called superposition of forces. Okay. हमें मालूम चल जाएगा कि भाई F net इस पे क्या लगने वाला है ना, F net on M1, F net on M1 so equal to F2 plus F3. Not clear? Okay. Similarly, अगर मैं बोलूं कि नहीं, नंबर वन हमने नेट फोर्स ऑन यहाँ पे निकल लिया, पार्ट ए कर लिया। अब इसका एडिशन करना बड़ा आसान है। F2 की वैल्यू क्या है, एवरीबॉडी नो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ F2। भाई न्यूटन ने अपने लॉज में बता दिया था, भाई F2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, डायरेक्शन किधर है, along the line joining them, attractive, and what is the value of F2, बोलिए। That's it, the G m1 m2 divided by a square. Similarly, what is the value of F3,
M3 फेस। तो बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बड़े आराम से काम हो जाएंगे। ठीक है, इस पे नेट फोर्स इस तरीके से, मुझे नेट फोर्स अगर M2 पे चाहिए या M3 पे चाहिए, दैट कैन आल्सो भी निकल जाएंगे। M3 पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, बी पार्ट, F नेट ऑन M3, तो किसकी वजह से होना चाहिए, बाई M1 एंड M2। तो M1 इस पे ऐसे फोर्स लगाने वाले हैं भाई, और इस पे इधर लगाने वाले हैं, लेकिन ये दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होने हैं, दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होने हैं। तो ये दोनों फोर्स, अच्छा, एक एक्शन हो सकता है, दूसरा रिएक्शन हो सकता है। वन फोर्स इज एक्शन, अदर इज रिएक्शन। इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इससे फोर्स लगाया। वन इज एक्शन, अदर इज रिएक्शन। इसको बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन एट अ डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन एट अ डिस्टेंस। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। ओके, यू कैन से ओके इट इज द F3, चूंकि यहाँ पे F3 है लिखा हुआ, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, आप इसको F1 ही बोल सकते हो, लेकिन F1 इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, F3। इस पे 1 लगा रहे, इसको F1 बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, F2 बोल सकते हो, लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, तो ऐसे लिखने से अपना काम गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, F3 बोल दूंगा। ठीक है, अच्छा, इस फोर्स को क्या बोल सकता हूँ, या फिर अगर आप इंडिकेटिव देना चाहते हो कि बोल सकते हो F3 यानी कि ऑन थर्ड बॉडी बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। इसको क्या सकते हो, ऑन सेकेंड बॉडी क्या बोल सकते हो, फर्स्ट बॉडी बाई 3, ऐसे बोल दो। ऑन द फर्स्ट बॉडी बाई 2, ऐसे बोल दो। इसको बोल दो ऑन द थर्ड बॉडी बाई 2। अब ये ऑर्डर जो है ना आपका सभी जगह मैच नहीं करेगा, अलग अलग आ जाएगा, लेकिन मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। क्या मतलब होगा इसका, ऑन द सेकेंड बॉडी बाई 3, ऐसे। तो ये जो दोनों पर है ना, 3 2 2 3, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होने वाला है, ये दोनों, इनका देख लो। अगर मुझे यहाँ पे भी देखना है फोर्स, क्या बोलूंगा, ऑन द सेकेंड बॉडी बाई 1, 1 2 2 1 वुड बी द सेम, 1 2 2 1। एक ने दूसरे पे लगाया, दूसरे ने पहले वाले पे लगाया, फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड पे लगाया, सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे लगाया, इक्वल एंड अपोजिट। तो दीज फोर्सेज आर इक्वल, F1 2 F1 3। इस फोर्स की वैल्यू क्या हो सकता है F2 3 का, G मास M2 M3 डिवाइड बाई AS। नेट फोर्स मिल गया भाई। यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ M1 पे ऑन 1 बाई 2 ऑन 1 बाई 3, नहीं आ गया, ओके, इसको भी लिख सकते हैं F नेट ऑन थर्ड बॉडी, क्या लिखोगे भाई, थर्ड बॉडी बाई 2 एंड थर्ड बॉडी बाई 1, सिंपली वेक्टर सम। डायरेक्शन दिख रहा है हमें, मुझे मालूम है कि इनका नेट फोर्स कुछ इसके बीच में कुछ होने वाला है, डिपेंड करता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकता है, isn't it? तो बड़े आराम से सारा कैलकुलेशन, इसका नेट फोर्स इधर आने वाला है, इनका नेट फोर्स कुछ ऐसे होने वाला है, इनका नेट फोर्स कुछ ऐसे होने वाला है, सबके नेट फोर्स अपनी अपनी जगह पे होने वाले हैं। नॉट क्लियर, दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है, ओके। कल हम इसको, कल आपकी टेस्ट हो जाएगी, फिर परसों हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे इसके आगे से। क्या क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन का टेस्ट देना है, 30 क्वेश्चन का देता हूँ अभी, 30 क्वेश्चन का भी क्लास टेस्ट, 30 क्वेश्चन का चल रहा है कल को टेस्ट, ऑफलाइन नहीं, थैंक यू।